मैं रंजना और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो माँ के गर्भ में बच्चा पलता है तो जो पानी की थैली होती है उसके अंदर जो पानी होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ये पानी किस तरह से बनता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड जिसको हम कह रहे हैं ये किस तरह से बनता है, कितने अमाउंट में होता है, इसका जो कलर है वो कैसा होता है, अगर किसी भी तरह की माँ को दिक्कत होती है तो उस दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये कितनी मात्रा में होना चाहिए, कब ये घटता है और कब ये बढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो एमनियोटिक फ्लूइड से जुड़ी हुई हैं उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से, तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पाया जाने वाला एक तत्व होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड या फिर एमनियोटिक तरल पदार्थ भी कहते हैं या फिर इसको पानी भी कहते हैं, एमनियोटिक वाटर भी बोलते हैं, जिसमें बच्चा रहता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस फिगर में कि ये क्या है, ये किसी भी माँ का गर्भाशय है और इसमें ये वाला पोर्शन क्या है, इसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको देख लीजिएगा। प्लासेंटा कैसे बनती है, क्या उसका फंक्शन होता है, बहुत सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो प्लासेंटा होती है उसी से जुड़ी हुई ये क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसको हम नाभि नाल बोलते हैं, जो जुड़ी होती है बच्चे के नेवल से, बच्चे के अम्बिलिकस से, और यही बच्चे को जो पोषण होता है वो देती है, क्योंकि यहाँ से जो ये प्लासेंटा है ये जुड़ी है माँ के गर्भाशय का जो इनर वॉल होती है जिसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं उससे, और वहां से न्यूट्रिशन ले रही है ब्लड के रूप में प्लासेंटा और फिर ये ट्रांसफर कर रही है किसमें, अम्बिलिकल कॉर्ड में, और अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद ये कहाँ पे जा रहा है, जो बच्चा होता है उसको मिल रहा है। अब बच्चे के चारों तरफ क्या है, बच्चे के चारों तरफ ये क्या है, ये वाटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, और जिसके अंदर ये फ्लूइड रहता है इसको हम एमनियोटिक सैक बोलते हैं, मतलब पानी की थैली बोलते हैं। तो पानी की थैली के अंदर जो पानी रहता है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो एमनियोटिक फ्लूइड इज अ वाटर लाइक सब्सटेंस सराउंडिंग द फीटस इन यूट्रस, मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये एक सब्सटेंस होता है कैसा, पानी की तरह का, जो बच्चे के चारों तरफ रहता है। कि जब बच्चा गर्भाशय में डेवलप होता है उस दौरान जो एमनियोटिक सैक होती है उसके अंदर जो पानी की थैली होती है उसके अंदर ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ओरिजिन होता है, बनता है। नेक्स्ट लाइन इसमें क्या करिए, द फीटस ग्रो इनसाइड एन एमनियोटिक सैक फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कह रहा है कि जब फीटस ग्रो करता है, मतलब कि जब ये बच्चा गर्भावस्था के दौरान ग्रो करता है तो उस दौरान जो ये पानी की थैली होती है इसके अंदर क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और ये एमनियोटिक फ्लूइड किसके चारों तरफ रहता है, बच्चे के चारों तरफ रहता है, और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसका हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक सैक बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन इसमें कह रही है, एमनियोटिक फ्लूइड इज constantly circulating because the fetus swallow it then urinate it out। मतलब कह रहा है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो constantly सर्कुलेट होता रहता है। क्यों, क्योंकि जो बच्चा होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड को ही सॉलो करता है, मतलब निगलता है, और उसके बाद उसी को वो आउट करता है किसके रूप में, यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में। जब प्रेगनेंसी का 12 वीक हो जाता है, 12 वीक का मतलब कि जब प्रेगनेंसी को 3 मंथ हो जाते हैं तो उस दौरान जो किडनी होती है वो अब यूरिन बनाने का काम करने लगती है, मतलब किडनी जो है बच्चे की वो फंक्शनल हो जाती है। तो उस दौरान किडनी क्या फिल्टर करेगी, जब बच्चा को सॉलो करेगा तभी तो उसको फिल्टर करेगी। तो बच्चे के पास यहाँ पे क्या है, चारों तरफ उसके पानी ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इस पानी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो बच्चा क्या करता है, उसी पानी को निगलता है और फिर उस पानी को जो किडनी होती है वो फिल्ट्रेट करती है और जो भी उसमें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसको वो लेती है, बाकी जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देती है यूरिन के रूप में। तो मतलब कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है उसी दौरान निगलने की और निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू कर देता है। तो मतलब वो क्या पी रहा है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसी को पी रहा है और साथ में उसी को यूरिन करके निकाल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, हैविंग टू लिटिल और टू मच एमनियोटिक फ्लूइड कुड कॉज प्रॉब्लम, मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये जो पानी होता है, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए
तो भी नुकसानदायक होता है, और अगर कम हो जाए तो भी नुकसानदायक होता है। अगर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रामिनास। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रामिनास। और जब यही जो मात्रा है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा है, जब ये कम हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रामिनास। ओलिगोहाइड्रामिनास, तो इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। पॉलीहाइड्रामिनास कब कहते हैं? जब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो लगभग 2000 ml से अधिक हो जाता है। और जब ओलिगोहाइड्रामिनास कब बोलते हैं? जब एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो लेस देन 200 ml हो जाता है। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि अगर 200 तक पानी पहुंच गया है, इसका मतलब क्या है? पानी कमी है, ओलिगोहाइड्रामिनास है। और अगर 2000 ml तक पहुंच रहा है, इसका मतलब कि क्या है? पॉलीहाइड्रामिनास है, पानी ज्यादा हो गया है। यहाँ पे आप टर्म से भी याद कर सकते हैं। पॉली जिस भी वर्ड के पहले लगा होता है उसका मतलब होता है ज्यादा, और ओली जिस भी वर्ड के पहले लगा होता है उसका मतलब होता है कम। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात की गई? नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है व्हाई इज एमनियोटिक फ्लूइड इंपॉर्टेंट। मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम इतना इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एमनियोटिक फ्लूइड इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी प्रेगनेंसी। मतलब कि जो स्वस्थ गर्भावस्था होती है उसके लिए एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ही जरूरी होता है, वो भी नॉर्मल लेवल पे रहना। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया तो जो बच्चा होता है वो सिकुड़ जाता है। क्यों कहते हैं ना कि बच्चा सूख गया है पानी की कमी की वजह से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि जो पानी होता है उसके रहने की वजह से, पानी सफिशिएंट अमाउंट में रहने की वजह से जो बच्चा होता है वो बिल्कुल अच्छे से उसमें घूमता है, उसमें फिरता है। और साथ ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जिसको गर्भनाल कहते हैं, उसको कंप्रेस होने के रिस्क कम रहते हैं, और गर्भनाल के द्वारा ही बच्चे को सारा न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो जब पानी कमी होगी तो बच्चा तो सूखेगा ही, साथ में जो गर्भनाल होती है उस पर भी दबाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे को जगह कम मिलती है पानी कम होने की वजह से। अगर आप साधारण भाषा में समझे तो अगर एक छोटा सा टब आप लें और उसमें आप खुद को डुबोने की कोशिश करें या फिर खुद को नहाने की कोशिश करें तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही बड़ा सा तालाब है तो आप अच्छे से उसमें तैर के अच्छे से नहा सकते हैं। तो सेम है इसी तरह से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका होता है। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है? इट्स अलाउ एज अ कुशन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम योर मूवमेंट्स। यहाँ पे कह रहा है कि जब एक गर्भवती महिला किसी भी तरह का कोई मूवमेंट करती है, जैसे अगर कहीं पे भी फीमेल जा रही है, जल्दी जल्दी जा रही है, या फिर कहीं पे उसको झटका लग गया, या फिर कहीं पे वो गिर गई जिसकी वजह से उसको चोट लग गई, तो उस दौरान जो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये एक कुशन की तरह काम करता है, एक प्रोटेक्शन देता है, एक बचाव का काम करता है कि जो बच्चा है उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो पाए। जैसे अगर हम देखें कि हम एग्जाम्पल के लिए अगर एक बैलून ले लें और उसमें हम क्या भर दें? कोई सॉलिड मटेरियल भर दें, छोटा सा कोई गिट्टी ही भर दें, पत्थर ही भर दें, और उसके बाद उसमें पानी भर दें। आप देखेंगे कि अगर आप उस बैलून पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो आपने उसमें सॉलिड मटेरियल डाला हुआ है उस पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पानी बैलून में चारों तरफ है वो उसको क्या करेगा? एक तरह से प्रोटेक्ट करेगा, उसको सुरक्षित रखने का काम करेगा। इसी तरह से ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है चारों तरफ जो भरा रहता है गर्भाशय में और बीच में जो बच्चा रहता है, इसको क्या करता है? इसको सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी तरह के बाहरी झटके से या फिर बाहरी दबाव से, प्रेशर से। यही चीज यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। थर्ड पॉइंट है, इट अलाउ टू मूव फ्रीली एंड डेवलप दियर मसल्स एंड बोन, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को देता है जिसमें जो बच्चा होता है बिल्कुल फ्री मूव करता है, आसानी से घूमता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी मसल्स होती हैं और बोन्स होती हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाती हैं, क्योंकि उसको पर्याप्त जगह मिलती है घूमने फिरने के लिए, हाथ पैर चलाने के लिए। जैसे होता है ना कि क्विकनिंग एक प्रोसेस होता है, मतलब कि फर्स्ट जो बच्चे का मूवमेंट होता है, जो माँ के द्वारा एहसास किया जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है? चल रहा है, उसी को हम क्विकनिंग कहते हैं। तो बच्चा जब चलता फिरता है गर्भाशय के अंदर तो वो क्या करता है? गर्भाशय का जो आकार है उसी में तो वो रहेगा, बाहर तो आ नहीं पाएगा। तो उस दौरान वो करता है क्या है कि अपने जो हाथ हैं पैर हैं उनको हिलाता डुलाता है, इधर से उधर खुद को मूव करता है। इसी तरह से जब वो करता है, मूव करता है, तो माँ को फील होता है। जैसे आप देखेंगे कि एक्वेरियम होता है उसमें बहुत सारी फिश होती हैं, तो वो जो फिश होती हैं वो पानी के अंदर मूव करती हैं। वही सेम कंडीशन होती है बेबी की जब वो यूट्रस में रहता है, गर्भाशय में रहता है, उस दौरान। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है? इट प्रिवेंट टू अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम कंप्रेसिंग, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे
कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड को कंप्रेस होने से भी बचाता है। इसकी वजह से जो बच्चा होता है उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस हुई तो जो बच्चे को ब्लड सप्लाई मिल रही है उसके द्वारा जो उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, वो नहीं मिल पाएगा और इसकी वजह से जो बच्चा होता है उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट कह रहा है एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन टू हेल्प स्ट्रेंथन द फीटस इम्यून सिस्टम। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। इसकी वजह से जब बच्चा इस एनवायरनमेंट में आता है, जब मतलब कि जब डिलीवरी होती है और उस दौरान जो बच्चा होता है उसका इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग रहता है एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से कि जो इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन है उससे वो एक तरह से प्रोटेक्शन देता है, उसको बचाता है। तो बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, एमनियोटिक फ्लूइड उसको भी मजबूत करता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है एमनियोटिक फ्लूइड टू हेल्प डेवलप इट्स फीटस लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बच्चे के जो लंग्स होते हैं मतलब फेफड़े होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि जो उसका पाचन तंत्र होता है, इसको भी ये क्या करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है। क्योंकि जो बच्चे की सांस लेने की प्रक्रिया है या फिर बच्चे की जो यूरिनेशन की प्रक्रिया है, ये इन सब में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हेल्प कर रहा है। अब अंदर ही बच्चा बहुत सी चीजें सीख जाता है, उसके बाद कुछ चीजें वो बाहर आके सीखता है। मतलब बच्चे का जो भी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उन सब में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो इस फिगर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कैसे बनना शुरू होता है, उसका बेस क्या होता है, कहाँ से उसका ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस फिगर के थ्रू देखें तो ये जो पार्ट होता है ये किसका पार्ट होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट होता है। ट्रोफोब्लास्ट में ही जो कोरियोनिक विलाई है वो पाई जाती हैं और जो जाके इंडोमेट्रियम मतलब जो डोर्सिड वॉल होती है उसमें जाके धंसती हैं और इसका प्रोसेस होता है जो आपको प्लासेंटा डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा वाली वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये देख लिया और ये जो चारों तरफ स्पेस दिख रहा है ये क्या है, इसको बोलते हैं कोरियोनिक कैविटी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरियोनिक कैविटी। ये हो गया कोरियोनिक कैविटी। और यहाँ पे जो एमनियोटिक कैविटी है, ये जो एमनियोटिक कैविटी है इसी के अंदर जो ये आपको लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये है एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या है, ये है एमनियोटिक फ्लूइड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है ये कैसे जनरेट होता है, कैसे बनना शुरू होता है। तो यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें फिगर के थ्रू तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था मैटरनल सरफेस। ये था मैटरनल सरफेस जिसको हम क्या बोल रहे थे, डेसिडुआ वैसेलिस, जिसको हम बोल रहे थे डेसिडुआ वैसेलिस, डेसिडुआ वैसेलिस। तो यहीं से मेन शुरुआत होती है किसकी, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके बनने की। जो मदर होती है, मदर में जो मदर प्लाज्मा सेल होती है, मदर प्लाज्मा सेल होती हैं, वहीं से एमनियोटिक फ्लूइड बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर हम इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी देखें तो जो मदर प्लाज्मा होता है, जो मदर प्लाज्मा सेल होती हैं वहीं से जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है ये बनना शुरू होता है। तो सबसे पहले जो मदर प्लाज्मा सेल होती हैं वहां से ये ओरिजिनेट होता है। इसके लिए इसमें दो तरह के प्रेशर लगते हैं। कौन कौन से, एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मोटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है इसी के द्वारा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है अब वो कहाँ पे पहुंचता है, जो फीटस मेम्ब्रेन होती है वहां पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, जो फीटस मेम्ब्रेन होती है वहां पे पहुंचता है। और इसके बाद जैसे ही प्लासेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन डेवलप होती है, मेम्ब्रेन सेल डेवलप होती है, वैसे ही जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एमनियोटिक कैविटी में चला जाता है। तो ये उसका प्रोसेस होता है। यहाँ से अगर आप देखें
तो यहाँ पे क्या है, ये मदर प्लाज्मा सेल है। यहाँ से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बनना स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो ऑस्मोटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात की जा रही है, तो आपने तो पढ़ा ही होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, फोर्स के बारे में पढ़ा ही होगा। जैसे अगर ये किसी भी महिला का गर्भाशय है, तो गर्भाशय में हम दो सेक्शन कर देते हैं। इसको बोलते हैं अपर पोल, इसको हम बोल देते हैं अपर पोल मतलब ऊपर वाला भाग, और इसको बोलते हैं लोअर पोल। तो जो प्लासेंटा होती है वो अधिकतर जो अपर पोल होता है उसी में इम्प्लांट होती है। अब वो चाहे राइट साइड हो जाए, चाहे लेफ्ट साइड हो जाए, चाहे फ्रंडोसम में हो जाए, लेकिन वो अधिकतर अपर पोल में ही रहती है। अगर लोअर पोल में आती है तो फिर प्लासेंटा से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे प्लासेंटा प्रीविया हो गया। अब जो प्लासेंटा प्रीविया उसमें भी बहुत सारा होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो प्लासेंटा होती है वो यहाँ इम्प्लांट हो जाती है, कभी कभी क्या होता है कि सर्विक्स का पूरा मुंह ही कवर कर लेती है। तो जब हम प्लासेंटा प्रीविया के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। अभी हम देख लेते हैं, मान लीजिए प्लासेंटा यहाँ पे इम्प्लांट हो गई, तो जब प्लासेंटा यहाँ इम्प्लांट होती है तो फीटस यहाँ रहेगा। फीटस तो हमेशा बीच में रहता है। सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग फीटस के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। तो अब ये बच्चा किससे जुड़ा रहता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उससे जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे ऑस्मोटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है या फिर जो फोर्स होता है वो ग्रेविटी के बारे में तो सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जब पानी बन रहा है, फ्लूइड बन रहा है, तो जो प्रेशर है वो किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ ही जाएगा। तो ये नॉर्मल सा है कि फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे सराउंडिंग क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब इसके बाद जो फीटस मेम्ब्रेन होती है, ये सारे प्रोसेस होते हैं ना एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ये बन जाएगा या फिर पहले ये बन जाएगा या पहले ये बन जाएगा। इसमें होता क्या है कि ये तो बन रही है, इसके साथ साथ ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, साथ में ये भी बन रहा है। तो सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो किस तरह से बनना शुरू होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड स्टार्ट होता है जो मदर प्लाज्मा सेल होती है यहाँ से। इसके बाद ये यहाँ पे आता है, प्रेशर के द्वारा कहाँ पे आता है, जो फीटस मेम्ब्रेन होती है। तो हमारा फीटस यहाँ पे है। अब यहीं से ये इधर को जाना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो आप समझ जाएंगे। इसी फिगर को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही प्लासेंटा और फीटल मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे प्लासेंटा डेवलप हो रही है, साथ में फीटल मेम्ब्रेन भी डेवलप हो रही है। तो अब यहाँ पे ये चीज बन भी रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड जो मदर प्लाज्मा सेल है वहाँ पे बन भी रहा है। साथ में जैसे जैसे प्लासेंटा और फीटस सेल बन रही है वैसे वैसे जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एमनियोटिक कैविटी में जा भी रहा है, और वहीं से एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण हो रहा है। एमनियोटिक कैविटी बनेगी और उसके अंदर सारा फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो अब समय के साथ साथ जो ये फ्लूइड होता है ये बढ़ता जाता है। जब गर्भावस्था की शुरुआत होती है एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम रहता है, उसके बाद ये बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है वैसे वैसे गर्भावस्था के साथ, और फिर कुछ समय बाद ये कम भी होने लगता है। तो इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तब से हम एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो पानी होता है गर्भाशय के अंदर, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि हमने पहले देखा कि ये बहुत सारे इसके काम होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें जो पानी होता है, वाटर होता है, अगर हम उसकी बात करेंगे कितना होता है, जो वाटर होता है 98 to 98.5% इसमें सिर्फ क्या होता है, पानी होता है। उसके बाद जो इसमें सॉलिड मटेरियल होता है, जो सॉलिड मटेरियल होता है वो कितना होता है, तो सॉलिड मटेरियल 1 से 2% इसमें होता है। नेक्स्ट हम देखें कि एमनियोटिक फ्लूइड में होता क्या क्या है। तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड में पाया जाता है प्रोटीन, नेक्स्ट पाया जाता है यूरिया, नेक्स्ट यूरिक एसिड, नेक्स्ट इसमें पाया जाता है हार्मोन्स, इसके अलावा सोडियम एंड क्लोराइड भी पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें वर्निक्स कैसियोसा भी पाई जाती है। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है, तो वर्निक्स कैसियोसा एक मोम लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर आपको दिख जाता होगा, अगर आपने कभी देखा होगा तो व्हाइट कलर का ये रहता है, सफेद कलर का होता है और बहुत ही ग्रीसी सब्सटेंस होता है। तो ये लास्ट ट्राइमेस्टर में डेवलप होता है, जो बच्चे की स्किन होती है उसके द्वारा बनाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि जब बच्चा गर्भाशय से बाहर इस एनवायरनमेंट में आता है
तो इस इन्वायरमेंट में और गर्भाशय की जो वातावरण है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो वर्निक्स कैसियोसा होती है ये बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है, बच्चे का टेम्परेचर कम ना हो, इससे वो बच्चे को प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, वर्निक्स कैसियोसा के अलावा इसमें और क्या होता है, इसमें पाया जाता है ग्लूकोज। इसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। इसीलिए जब बच्चा इसको पीता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको जब पीता है, तो इसकी वजह से जो बच्चे की बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं, उनको स्ट्रेंथन मिलता है। इसके अलावा इसमें होता है क्रिएटिनिन। इसमें क्या होता है, क्रिएटिनिन होता है। इसके अलावा इसमें होता है लिपिड, एंड इसमें क्या होता है, इसमें होता है बिलिरुबिन एंड पोटेशियम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लेनुगो। लेनुगो क्या होता है, लेनुगो हेयर होते हैं जो बच्चे के ऊपर बहुत ही सॉफ्ट रोए की तरह होता है, जो बच्चे की स्किन के ऊपर दिखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद। तो इनका भी मेन फंक्शन होता है कि ये बच्चे को गर्माहट प्रदान करते हैं, मतलब बच्चे के टेम्परेचर को, शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं लेनुगो हेयर। इसके बारे में भी हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप डेवलपमेंट ऑफ फीटस पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें किसमें पाई जाती हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो पानी होता है उसमें पाई जाती हैं। इसीलिए जो पानी होता है गर्भावस्था के दौरान जिसमें बच्चा रहता है उसका इतना बड़ा महत्व है, क्योंकि इसका बहुत सारा काम होता है और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसके बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका, तो अगर हम इसकी कलर की बात करते हैं तो इसका कलर कैसा रहता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और कलरलेस होता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है कैसा होता है, बिल्कुल कलरलेस होता है, सॉफ्ट होता है, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा होता है। इसीलिए तो बच्चा इसको पीता भी है और इसको यूरिनेट करता है। लेकिन जब लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब कि तीसरा जब ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है फीमेल्स का, तो उस दौरान क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर बदल जाता है। कैसा हो जाता है, पेल स्ट्रॉ कलर का हो जाता है, और थोड़ा सा टर्बिड हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा गंदा हो जाता है। किस वजह से होता है, ये गंदगी होती है किस वजह से, जो वर्निक्स कैसियोसा होता है इसकी वजह से। क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में वर्निक्स कैसियोसा मतलब 7वें महीने से जो वर्निक्स कैसियोसा होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। और जब वर्निक्स कैसियोसा बनना स्टार्ट हो जाती है, तो अब जब स्किन के ऊपर वर्निक्स कैसियोसा जो मोम-लाइक स्ट्रक्चर होता है सफेद कलर का, जब वो चिपकना बनना शुरू होगा, तो उसकी वजह से जो पानी साफ सुथरा था इसके जो कण है उसमें भी घुलेंगे, और इस वजह से इसका जो कलर होता है वो गंदा जैसा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम एबनॉर्मल कलर की बात करें, कि कब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, तो जब किसी भी फीमेल को RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो उस दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर गोल्डन कलर का हो जाता है। कैसा होता है, गोल्डन कलर का होता है। तो अगर किसी भी फीमेल का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो गोल्डन कलर का है, सुनहरे कलर का है, तो समझ जाइए कि उसमें क्या है, RH इनकम्पैटिबिलिटी की समस्या है। तो ये हम देखते हैं जब किसी भी गर्भवती महिला का चेकअप कराया जाता है तो उस दिन देखा जाता है। अगर ये ग्रीन कलर का है, अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ग्रीन कलर का रहा है, तो इसका मतलब कि जो बच्चा है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है। फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कहते हैं कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया, तो जब पोस्ट मैच्योरिटी का समय रहता है तो उस दौरान क्या होता है कि बच्चा अंदर ही मेकोनियम कर देता है, मतलब कि जो बच्चे का फर्स्ट स्टूल होता है, पहली बार जब वो पॉटी करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेकोनियम। तो अगर इस कलर में जो एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर इसमें क्या होता है कि बच्चे ने पॉटी कर दी है, तो उस दौरान जो मेकोनियम होता है उसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और इस वजह से फीटल डिस्ट्रेस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर डार्क रेड कलर का है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि
हेमरेज हो रहा है, एक्सीडेंटल हेमरेज हो रहा है, मतलब कहीं पे कोई ब्लीडिंग हो रही है किसी भी वजह से, कहीं पे चोट लगने की वजह से, धक्का लगने की वजह से क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है, इसीलिए जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर कैसा आ रहा है, डार्क रेड आ रहा है। नेक्स्ट अगर येलो कलर का आ रहा है, येलो कलर का या फिर सैफ्रॉन कलर का आ रहा है, नेक्स्ट सैफ्रॉन कलर का आ रहा है एमनियोटिक फ्लूइड, तो इसका मतलब क्या है, पोस्ट मैच्योरिटी। इसका मतलब है पोस्ट मैच्योरिटी, मतलब कि समय पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक बच्चा डिलीवर नहीं हुआ। जैसे होता है कि 38 टू 40 वीक में जो बच्चा होता है उसकी डिलीवरी हो जाती है नॉर्मली, लेकिन अगर मोर देन 42 वीक जा रहा है तो उस दौरान क्या होता है कि इसको हम पोस्ट मैच्योरिटी बोलते हैं। तो उस दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर का या फिर सैफ्रॉन कलर का हो जाता है। नेक्स्ट अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो कलर है अगर वो डार्क ब्राउन है, डार्क ब्राउन कलर का आ रहा है, या फिर टोबैको जो जूस होता है, मतलब जो तंबाकू है, अगर आप उसको पानी में घोल के फिर उसका जूस निकालें तो अगर उस कलर का हो रहा है, आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आईयूडी है, मतलब इंट्रायूट्राइन डेथ है। तो जब इंट्रायूट्राइन डेथ होती है मतलब गर्भ के अंदर ही जब बच्चे की मौत हो जाती है तो उस दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर कैसा आएगा, डार्क ब्राउन आएगा, या फिर जो टोबैको जूस होता है उसके कलर का आएगा। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड की कलर कोडिंग है इसके थ्रू भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जान जाते हैं जब भी हम प्रेग्नेंट वुमन का एग्जामिनेशन करते हैं उस दौरान। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब वॉल्यूम की, किसके वॉल्यूम की, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कब और कितना बनता है। अगर हम नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की बात करते हैं, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की अगर बात करें तो लगभग ये कितना होना चाहिए, 1000 ml, 1000 ml होना चाहिए। स्टार्टिंग में ये नहीं होता है 1000 ml, ये हम बात कर रहे हैं कि जब गर्भावस्था का 38 वीक होता है तो उस दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो लगभग इतना होता है, ये सबसे पीक पॉइंट होता है। इसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बढ़ता है, किसी किसी में होता है कि बढ़ जाता है। तो अगर हम देखें इसकी रेंज के बारे में, अगर हम इसकी रेंज के बारे में देखते हैं तो जब 10 वीक की प्रेगनेंसी होती है, जब 10 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 25 ml होता है। सिर्फ कितना होता है, 25 ml, सिर्फ 25 ml होता है। मतलब स्टार्टिंग की जब स्टेज होती है, अर्ली प्रेगनेंसी होती है, यहाँ पे 10 वीक का मतलब कितना हो रहा है, 1.5 महीने। जब 1.5 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान 1.5 मंथ की जब गर्भावस्था होती है तो उस दौरान सिर्फ और सिर्फ 25 ml एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। तो उस दौरान हम ये नहीं कहेंगे कि क्या है, पानी की कमी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस अवस्था में जाने पे अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है, 38 वीक पे अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तब हम कहते हैं कि पानी की कमी है। नेक्स्ट जब 12 वीक का हो जाता है, मतलब कि 3 महीने की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कितना हो जाता है, 50 ml, 3 महीने पे, 3 मंथ पे। तो 3 मंथ पे ही तो फीमेल होती हैं वो फर्स्ट यूएसजी करवाती हैं, मतलब पहली बार उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ये देखने के लिए कि जो फीटस है उसका हार्ट बीट कैसा है, वेलबींग है, नहीं है, जो भी है। तो उसके जब कराते हैं तब पता चलता है कि जो उसमें फ्लूइड है वो सफिशिएंट है। उस दौरान ये नहीं बताता कि कितने ml है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे जब 20 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब कि 5 महीने, जब 5 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 400 ml हो जाता है। कितना हो जाता है, 400 ml हो जाता है। नेक्स्ट जब 36 टू 38 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है, वीक की बात कर लेते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 1000 ml हो जाता है, मतलब कि 1 लीटर हो जाता है। तो अब इस दौरान जब फीमेल क्या करती है, अल्ट्रासाउंड करवाती है, तब पता चलता है कि गर्भाशय में जो पानी है वो कितना है। अगर यहाँ पे जो पानी की मात्रा है मान लीजिए 600 आ रही है तो फिर वहाँ पे क्या लिख के आता है, वहाँ पे लिख के आता है आल्बो हाइड्रोमिनस, मतलब पानी की कमी है। तो फिर होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको पानी ज़्यादा करने के लिए, पानी उनके गर्भाशय में बढ़े उसके लिए बहुत सारी डाइट बताई जाती है, साथ ही कुछ मेडिसिन भी दी जाती है। तो ये जो सप्ताह है वो कब के हैं, लगभग ये बात हम कर रहे हैं 9 मंथ की, 9 मंथ प्लस की हम बात करें, मतलब लास्ट अब उसका समय आ जाता है। तो उस दौरान जब वो यूएसजी कराती है तब पता चलता है। अब इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर 38 वीक, आफ्टर 38 वीक
जो एमनोटिक फ्लूइड होता है अब ये कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उसके डिलीवरी का समय आने लगता है। तो अब यहाँ तो ये 1000 ml पहुंच गया, कब पहुंचता है 36 to 38 वीक, अगर हम महीने की बात करें तो 9 या फिर 9.5 महीने पे हो जाता है। उसके बाद अब एमनोटिक फ्लूइड कम होने लगता है, पानी कम होने लगता है। कितना हो जाता है, लगभग 600 से लेके 800 ml हो जाता है। घट के कितना हो जाता है, लगभग 600 से लेके 800 ml हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे 200 ml से भी कम हो जाए, 200 ml या फिर 200 ml से कम हो जाए, तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, पानी की कमी बोलेंगे, ऑलिगोहाइड्रोमेनास बोलेंगे। और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते अगर जो फ्लूइड है वो अधिक हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पॉलीहाइड्रोमेनास बोलेंगे। अगर कोई ये कह रहा है कि आपके शरीर में पानी की कमी है, आपके गर्भाशय में पानी की कमी है, डॉक्टर ये बता रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 9 महीने के बाद पानी ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब लास्ट स्टेज आ जाती है डिलीवरी की, और बच्चा भी अब नीचे आना शुरू हो जाता है, डिसेंड होने लगता है। पहले वो जिफाइड प्रोसेस के पास था, मतलब कि अगर हम देखें तो ये गर्भाशय है, लास्ट तक जो बच्चे का आयतन है वो बढ़ते 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 यहाँ तक बच्चा पहुंच जाता है, लेकिन फिर इसके बाद वो डिसेंड होने लगता है, नीचे आने लगता है, कब, 9 महीने के बाद। तो इसकी वजह से जो पानी होता है वो भी कम होना शुरू हो जाता है नेचुरली तरीके से। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपके साइड आउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।